गुड इवनिंग। कल हम लोग लाइट का पार्ट 1 पढ़े थे और आज हम शुरू करेंगे लाइट पार्ट 2। मतलब आज हम उसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता दें कि आप पार्ट 2 से पहले एक बार पार्ट 1 इंट्रोडक्शन लाइट का देख लीजिए, आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है पहला टॉपिक इमेज। इमेज क्या होता है? तो जब भी कोई लाइट रे किसी एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट करती हैं या मीट करते हुए लगती हैं, मींस कोई भी लाइट रे अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे एक्चुअली जाके मीट कर जाए या कन्वर्ज कर जाए, या हमको ऐसा अपीयर हो, हमको ऐसा लगे कि कोई भी दो लाइट रेज इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती हैं, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहेंगे। इमेज दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? जब लाइट रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगी तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। अगर लाइट रेज हमको ऐसा लगे कि किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है बट एक्चुअली में कन्वर्ज ना करे तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, वेयर एज वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होते हैं। रियल इमेजेस को हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं बट वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस भी हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेजेस के। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कोई भी इमेज कैसे फॉर्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। उससे पहले हम जान लेते हैं मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज और डिमिनिश्ड इमेज क्या होते हैं। अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है तो उसे हम मैग्नीफाइड कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज से बड़ी हो गई, मींस इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, तो उसे हम डिमिनिश्ड कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज by plane mirror. The formation of image by plane mirror. तो प्लेन मिरर से कोई भी इमेज कैसे फॉर्म होगा उसे हम डायरेक्टली रे डायग्राम से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट ए भी हम यहां पे रखें। इस ऑब्जेक्ट ए बी से दो रेज चलेंगी, एक परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा इस प्लेन मिरर पे, सेकंड एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके इंसिडेंट करेगा। ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पे वापस आ जाएगी क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है और ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस पे एक हम नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा। अब एक्चुअली में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हमको कहीं मीट करती हुई नहीं दिख रही है। मींस एक्चुअली में ये दोनं रिफ्लेक्टेड रेज, ये एक AO और AC कहीं पे भी, सॉरी IC, AO OA रिफ्लेक्टेड रे OA और रिफ्लेक्टेड रे CI, ये दोनों हमको किसी भी एक पॉइंट पे एक्चुअली में कन्वर्ज करती हुई नहीं लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेस को पीछे एक बार प्रोड्यूस करके देख लेंगे कि कहीं ये रेस पीछे मिरर में कहीं कन्वर्ज कर सकती हैं कि नहीं। पीछे इनको प्रोड्यूस करने पे हमें एक पॉइंट मिला जहां ये एक्चुअली में कन्वर्ज कर सकती हैं। तो यही पॉइंट इस ऑब्जेक्ट ए बी के लिए इमेज का वर्क करेगा और चूंकि ये पॉइंट
हम सपोज कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर सकती है, इसलिए ये जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इस इमेज को हम नाम दे देंगे a डैश b डैश। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान ले इमेज के बारे में। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज इमेज का होना चाहिए प्लेन मिरर के केस में। इसका मतलब कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। और प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे होगा इमेज भी प्लेन मिरर में उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज भी हमें 2 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्टेन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आपको ये सब कुछ नोट नहीं करना है, हम इसका पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो कोई भी ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड, मान लेते हैं कि ये मिरर है और एक साइड से पॉलिश्ड है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर में वो मिरर जिसमें अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, इनवर्ड डायरेक्शन वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, केव मतलब होता है गुफा और केव में हमको अंदर जाना पड़ता है। मीन्स जब लाइट रे अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो उसे हम कॉनकेव मिरर, और जब बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब किसी भी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि ये कोई कॉनकेव मिरर हो, कोई भी ये कॉनकेव मिरर हो, तो क्लियर बात है कि जो भी स्फेरिकल मिरर होगा ये पार्ट होता है एक हॉलो स्फीयर का। ये पार्ट होता है एक हॉलो स्फीयर का और इस स्फीयर का एक सेंटर होना जरूरी है। इस स्फीयर का एक सेंटर होना जरूरी है और इस स्फीयर के सेंटर को हम इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेकंड थिंग, इस स्फेरिकल मिरर के लिए एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर? कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और इस स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी या जाते हुए हमको लगेगी उसे हम फोकस पॉइंट कहेंगे। मीन्स कि पैरेलल रे किसी भी स्फेरिकल मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती है उसे हम फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट एफ कहते हैं। अब कुछ डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं,
स्फेरिकल मिरर में, तो हम हमेशा डिस्टेंसेस स्फेरिकल मिरर में पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कहते हैं। पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर किसी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है और उस हॉलो स्फीयर का जो एक्चुअल सेंटर होगा वो उस स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नेक्स्ट, इस स्फेरिकल मिरर का एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम पोल कहेंगे। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जो भी पॉइंट या कोई रे जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट से या जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी उसे हम फोकस पॉइंट एफ कहेंगे। डिस्टेंसेस हमेशा हम पोल से ही मेजर करेंगे, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहेंगे, और पोल से जो फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ एफ कहेंगे। फोकल लेंथ स्मॉल एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में यही रिलेशन होता है। फोकल लेंथ एफ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा आधी होती है। इट मींस एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। फोकल पॉइंट या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है कि 20 सेंटीमीटर है, फोकल पॉइंट एफ बताओ, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। सिंपली हम फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको ये सब नोट नहीं करना है। कंप्लीट नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दिए हैं, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो एक बार पार्ट 1 देख लें, जिससे उनके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।